हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी जो टॉपिक है, जैसे कि आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो चुका है 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर 2023 को। तो उसमें एक अलग से सिलेबस है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी यहाँ से। तो इसमें मैंने सहकारिता अधिनियम, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम जो 1960 है, उसका मैंने 3 वीडियोज़ अभी तक अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो तीनों वीडियोज़ को जाके देखें। ठीक है, इसके बाद इसी सिलेबस के अंतर्गत ये बैंकिंग संबंधी भी एक पार्ट है। ठीक है, ये टोटल पूरे पार्ट से 25 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 80 नंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि स्कोरिंग वाला है, इस 80 में से 25 नंबर टोटल इसी से पूछे जाने वाले। तो ये सहकारिता अधिनियम का मैंने 3 वीडियोस तो डाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा कि सर बैंकिंग संबंधी क्या पढ़ना है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इस बैंकिंग संबंधी में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उससे मैंने कुछ MCQ आपके लिए लेकर आया है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, जैसे इस वाले बैंकिंग संबंधी में आपको दिया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, सेबी हो गया, RBI, ये सारे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें और भी टॉपिक है, परंतु यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से लिया हूँ, कुछ क्वेश्चन नाबार्ड, सिडबी, सेबी और RBI से लिया हूँ। इस प्रकार ये जो सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी जो सिलेबस का जो पार्ट है, ये उसका वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें। अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस को आप लिखेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो मैं फैक्ट इंक्लूड कर रहा हूँ, जो आंसर बता रहा हूँ, सबको लिखते जाइए। और इस वीडियो का PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ABCD में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आंसर में टिक किया हुआ मैं नहीं दूंगा, ये आपका काम रहेगा कि वीडियो को देखेंगे और इसका आंसर टिक करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बस आपको बस PDF मिल जाएगा, लेकिन इसमें आंसर टिक किया हुआ नहीं रहेगा। ये आपका काम रहेगा कि इसका आंसर टिक करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949। थोड़ा सा हार्ड टाइप का लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, ये वही है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसी के बारे में बोला है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, इसमें से तीनों कथनों का देखने के बाद सत्य कथनों की पहचान कर उचित विकल्प का चयन करना। पहले तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा कथन सही है, उसके बाद हम इसका जो विकल्प है उस पर हम देखेंगे। पहला कथन है इस अधिनियम को 10 मार्च 1949 को अधिनियमित किया गया था, पहला। दूसरा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा में नहीं है। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला कथन ऐसे भी हो सकता था, इसका विस्तार वर्तमान में जम्मू कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा में नहीं है। तीसरा कथन है इस अधिनियम को 16 मार्च 1949 ईस्वी को लागू किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे। तो अब इसमें बताना है कि कौन कौन सा कथन जो सही है। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों कथन में देखेंगे तो ये जो अधिनियम है बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 या फिर कह लें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये जो है 10 मार्च 1949 ईस्वी को रेगुलेट किया गया था, मतलब अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अधिनियमित किया गया था कब? 10 मार्च 1949 को। ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा में नहीं है, ये कथन गलत है। ठीक है, ये जो अधिनियम है बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, ये संपूर्ण भारत में, ठीक है, वर्तमान में
पूरे संपूर्ण भारत में ये लागू है, इसीलिए दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा, इस अधिनियम को 16 मार्च 1949 को लागू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा कथन इस क्वेश्चन में सही है। तो अधिनियमित कब किया गया था? 10 मार्च 1949 ईस्वी को, और लागू कब किया गया था? 16 मार्च 1949 ईस्वी को। तो 1 और 3 सही है, इसीलिए अगर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जब ये लागू किया गया था 16 मार्च 1949 ईस्वी को, तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में लागू है। कब से? तो याद रखिएगा 1956 से, ठीक है, 1956 से जम्मू कश्मीर के साथ साथ संपूर्ण भारत में वो लागू हो चुका है। क्लियर है इतना? इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न अब देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का प्रारंभिक नाम क्या था? ठीक है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दोनों सेम है, ये क्वेश्चन वाला और ये। अब पूछा है कि ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए, ये जो अधिनियम है ये शुरुआत में इस नाम से नहीं था, कुछ और ही नाम था, जिसको बाद में संशोधित करके नाम में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया। बताइए क्या है? तो बैंकिंग कानून अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949, बैंकिंग लेन देन अधिनियम 1949, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1949, क्या इसका पुराना नाम था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब अधिनियम आया था तो उसका नाम था बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949, जो कि बाद में संशोधित करके उसको रख दिया गया बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये रख दिया गया। देखिए, प्रारंभ में ये जो अधिनियम था वो केवल बैंकिंग कंपनीज के ऊपर ही लागू था। क्या बोल रहा हूँ? ये जो अधिनियम है प्रारंभ में किसके ऊपर? जो बैंकिंग कंपनियां थी, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज थी, केवल उसी के ऊपर ही लागू था। लेकिन बाद में जब 1965 का संशोधन हुआ, याद रखिएगा 1965 का संशोधन या अमेंडमेंट जब हुआ, तो इसको सहकारी बैंकों के ऊपर भी लागू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, सहकारी बैंकों पर लागू कब से हुआ? 1965 का जब संशोधन हुआ, उसके बाद सहकारी बैंकों के ऊपर भी इस अधिनियम को लागू कर दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो मैं बनाने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि बैंकिंग में प्रयुक्त IFSC कोड का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सारे क्वेश्चंस भी बनने का चांसेस है, इसलिए मैं सब को मिला जुला के मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, देखिए ये बहुत कॉमन सा है, जब भी आप बैंक का पासबुक देखेंगे तो उसमें एक आपको IFSC कोड देखने को मिलेगा, और ये कोड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरमीडिएट फाइल सिस्टम कोड, या फिर इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड। बताइए इसका IFSC का सही पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म करेक्ट वाला क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC, इसका पूरा नाम है। ठीक है, देखिए जो IFSC कोड होता है बैंक के अंदर, ये इसका क्यों जरूरत होता है कि जब कभी भी आप मान लो पैसे का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तब ये IFSC कोड की बहुत ही ज़रूरत होता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। तो पहले हम IFSC कोड अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 11 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। कितने कैरेक्टर? 11 कैरेक्टर दिखेगा। मैं एक एग्जांपल लिख के बताता हूं, जैसे मैं लिखता हूं SBIN 0012268, ये जो है रायगढ़ का, ठीक है, ये रायगढ़ का SBI बैंक का IFSC कोड है। अब इसमें क्या 11 कैरेक्टर टोटल होता है, तो याद रखिएगा शुरू के जो 4 रहते हैं, ठीक है, शुरू का SBIN, ये जो 4 रहता है शुरू का, वो क्या रहता है?
अंक ये जो बैंक को प्रतिनिधि करता है, बैंक का प्रतिनिधित्व करता है कि कौन सा बैंक है। एसबीआई बैंक है तो एसबीआई का यहाँ पे रहेगा। शुरू में जो ये 4 रहेगा ये कैरेक्टर्स रहते हैं, ठीक है, मतलब लेटर्स रहते हैं, अक्षर के रूप में रहेगा। तो जो बैंक को प्रतिनिधित्व करते हैं कि कौन सा बैंक है। यहाँ पे इसके 4 के बाद ये वाला पार्ट जो रहता है, कई बार से कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि 0 है कि O है, तो याद रखिएगा ये हमेशा 0 ही होता है। और लास्ट में यहाँ पे ये 6 जो अंक होते हैं डिजिट होते हैं, ठीक है। ये शुरू तो इस बीच वाला 0 हो गया। ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक को, कि किस टाइप का बैंक है। और जो लास्ट में ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है ब्रांच को, ठीक है, जो कौन से बैंक का ये ब्रांच नंबर, ये शाखा को रिप्रेजेंट करता है लास्ट वाला, ठीक है। ये शाखा को, ये बैंक को, और बीच में 0 सेपरेटर की तरह है। मतलब टोटल 11 कैरेक्टर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब जो IFSC कोड होता है इसका उपयोग कौन करता है, तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब ये सेंट्रल बैंक वाला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला नहीं, हमारा देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है। अगर मैं पूछूं कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो याद रखिएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ये केंद्रीय बैंक जो IFSC कोड का यूज कौन करता है, RBI करता है, ठीक है। RBI के द्वारा इस IFSC कोड का यूज किया जाता है। NEFT आपने सुना होगा, ठीक है। NEFT इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोई कमेंट करके बताएंगे कि NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NEFT के नेटवर्क के भीतर, ठीक है, बैंक के शाखा को पहचानने के लिए RBI के द्वारा इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्या बोलता हूं मैं कि जो RBI है इस IFSC का यूज करता है कि जो NEFT है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बता ही देता हूं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जितना भी हम फंड का ट्रांसफर करते हैं NEFT के जरिए ही करते हैं। तो NEFT नेटवर्क में जो बैंक का जो ब्रांच होगा, जो शाखा होगा, उसको पहचानने के लिए RBI द्वारा IFSC कोड का यूज किया जाता है। जब तक IFSC कोड नहीं रहेगा तब तक NEFT का प्रयोग करके ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता, याद रखिए। इसलिए IFSC कोड जो है ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही जरूरत है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा टोटल IFSC के बारे में। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चलिए अब हम चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने वहां पे देखिए एक और टॉपिक था, शायद मैंने शुरू में बताना छोड़ दिया, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग था। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से ही क्वेश्चन है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, इसको पूरा कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। इसको शॉर्ट में PLMA भी कहते, सॉरी PMLA 2002 भी कहा जाता है। क्यों? ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA कहा जाता है, इसी को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को कहा जाता है। अब इसी के बारे में क्या सत्य है हमको बताना है। पहला है, यह काले धन को वैध बनाने से रोकने और नियंत्रित करने के संबंधी एक अधिनियम है। दूसरा, इसे जनवरी 2003 में अधिनियमित किया गया और जुलाई 2005 में इसे लागू किया गया था, ठीक है। तीसरा, धन शोधन निवारण अधिनियम मतलब यही वाला PMLA एक्ट 2002 को 2005, 2009 और 2012 में संशोधित किया गया था। इसमें से कौन कौन सा कथन जो है सही है हमको बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी के सभी सही है। जो पहला विकल्प है कि यह काले धन को वैध बनाने से, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही क्या होता है कि जो ब्लैक मनी है, जो बिचौलिया जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ब्लैक मनी को उसको वाइट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ब्लैक मनी को उसको वैध रुपए में या फिर वाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो वही काला जो धन है, काला धन, उसको वैध बनाने से रोकने के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए इस धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लाया गया था। इसीलिए पहला कथन बिल्कुल सही है।
दूसरा है इसे जनवरी 2003 में अधिनियमित किया गया था, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और जुलाई 2005 में इसे लागू किया गया था। तो अगर डेट याद रखना चाहते हैं तो डेट याद रखिएगा कि इसे 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया था। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कब? 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया था। तीसरा क्या है? और अधिनियमित कब? 2003 को किया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम को 2002 को 2005 में, 2009 में और 2012 में संशोधन किया गया था। तो ये भी सही है। तो तीनों का तीनों कथन हमारा यहाँ पे सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखिए, तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में जितने भी तरह का अपराध होते हैं, इन अपराधों की जांच कौन करता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर धन शोधन के जो अपराध होते हैं उसकी जांच कौन करता है? तो उसको करता है प्रवर्तन निदेशालय। नाम सुना होगा शायद आपने, प्रवर्तन निदेशालय। इंग्लिश में कहते हैं इसको ईडी, आपने सुना होगा शॉर्ट में कई बार से। ठीक है, ईडी का कई बार रेड पड़ता है, छापा पड़ जाता है बड़े बड़े मंत्रियों के घर, ये सब आपने सुना होगा। प्रवर्तन निदेशालय ही कहते हैं इसको, फुल इंग्लिश में कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसे हो गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रवर्तन निदेशालय। ये प्रवर्तन निदेशालय जो है ना, ये PMLA एक्ट 2002 के अधीन ही कार्य करता है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत ही ये ईडी जो है ये कार्य करता है धन शोधन के अपराधों की जांच करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, ये चौथा प्रश्न था। पांचवें प्रश्न को अब देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा बैंकों को अपने किसी निदेशक को ऋण या अग्रिम देने से रोकती है? मैंने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया हूँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसका भी क्वेश्चन मैंने अच्छा खासा उठाया। शुरुआत मैंने बताया था, ये जो पूरा वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, और सबको अच्छे से नोट डाउन करके चलना है। मैं बहुत ही कहाँ से छाट के क्वेश्चन बनाया हूँ और इम्पॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा बैंकों को अपने किसी निदेशक को ऋण या अग्रिम देने से रोकता है? अब इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कोई बैंक है, उस बैंक में बहुत सारे मैनेजर रहेंगे या फिर उनके कर्मचारी रहेंगे, ठीक है, उनके जो डायरेक्टर्स रहेंगे, वो सबको लोन देने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि वो खुद वहाँ के हेड हैं, तो हो सकता है उसमें 3-5 हो सकता है। तो ये जो अधिनियम है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, इसका कौन से धारा में ऐसा कहा गया है कि जो जिस बैंक के कोई निदेशक है तो अपने ही बैंक का निदेशक को इस तरह का ऋण या अग्रिम नहीं दे सकता, उसको रोकता है। धारा 20, धारा 22, धारा 23 या धारा 26, कौन सा बताना है हमको इसमें? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस अधिनियम का जो धारा 20 है, ठीक है, इस धारा 20 में ये कहा गया है क्या, ये किससे संबंधित है? तो इसको लिख लीजिएगा, ऋण एवं अग्रिम से संबंधित है। ठीक है, ऋण एवं अग्रिम से संबंधित, ऐसे ही डायरेक्ट लिखा हुआ हेडिंग, इसका जो सब्जेक्ट है इस धारा का वही है, ऋण एवं अग्रिम से संबंधित। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अपनी शेयरों की जमानत पर कोई ऋण या अग्रिम नहीं देगा। ठीक, क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है अपने शेयरों की जमानत पर कोई ऋण या अग्रिम नहीं देगा। किसको नहीं देगा? तो बैंकिंग कंपनी का जो अपना निदेशक होगा, ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है, बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक में से किसी को भी नहीं देगा, पहला चीज। दूसरा क्या, जैसे कि कोई फर्म है या फिर कोई कंपनी है, मान लो, अगर मान लेते हैं ऐसा कि कोई फर्म जिसमें कोई निदेशक, ये बैंक है कोई, ठीक है, इस बैंक का कोई डायरेक्टर है, ठीक है, निदेशक है। अब ये जो है इस फर्म में, इस कंपनी में गारंटर के रूप में बोलता है कि भाई मैं गारंटर बन जाता हूं, इस फर्म को लोन दे दिया जाए, तो ये भी नहीं दिया जा सकता। ये धारा यही कहता है, ना तो इस डायरेक्टर को, निदेशक को, ना ही इसके कर्मचारी को, जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं, किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो मतलब हेड है
उनको ऐसा कहा गया है कि धारा 20 के अंतर्गत ऋण और अग्रिम से संबंधित जो ये धारा 20 है, इसमें कहा गया है कि निदेशक को अग्रिम या फिर ऋण नहीं दिया जा सकता। साथ ही साथ अगर किसी फर्म का अगर ये डायरेक्टर उसका गारंटर बनने में रुचि रखता है तब भी इस फर्म को नहीं दिया जाएगा। तो ये सब किसमें, अग्रिम और ऋण से संबंधित धारा 20 में कहा गया है। तो याद रखिएगा इस बात को भी, ठीक है। चलिए अब हम छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ था, हमको ये बताना है। 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 19 जुलाई 1969 या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना है हमको, ठीक है। चलिए बताइए कब राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले ये बताइए कि जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो हमारा केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था, बताइए इसका स्थापना कब हुआ था। इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर कहाँ, ये सब कॉमन चीज़ है, ये सब याद। इसका भी वर्तमान में गवर्नर कौन है, ठीक है, ये बताइए। ये सब बिल्कुल कॉमन चीज़ है और सबको आना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है। तो स्थापना कब हुआ था भाई, तो याद रखिएगा जो आरबीआई है उसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसीलिए मैं इस डेट को भी यहाँ पे शामिल किया हूँ ताकि आपको ये भी चीज़ याद हो जाए। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था, जबकि 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसका अगर बोल देगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता, ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता है। कब बना था, तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। अच्छा, वर्तमान में इसका गवर्नर कौन है, आप सभी को पता ही होगा, शक्तिकांत दास, ठीक है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अच्छा, कोई ये कमेंट करके बता सकता है क्या कि जो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे। कमेंट करके कोई बताए इसको कि भारत का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पहले गवर्नर कौन थे, वो बताइए, ठीक है। तो हमने देखा सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखा। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है और ये क्या करता है कि जो भारतीय रुपए है, ठीक है, जो इंडियन रुपीज़ है, भारतीय रुपए है, उसके मुद्दे को, उसके आपूर्ति को, ये सब चीज़ को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। और जो हमारा आरबीआई है, ठीक है, हमारे देश में जितना भी बैंक है, ठीक है, सभी बैंक्स को क्या करता है, रेगुलेट करने का कार्य करता है, ठीक है। मतलब सभी बैंकों का ये रेगुलेटर होता है, नियामक होता है। संपूर्ण बैंकिंग का नियामक कौन है, आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। क्या, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। एक चीज, 2-3 फैक्ट और याद रखिएगा। पहली बात तो हमने क्या देखा कि 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखो एक डेट याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में 19 जुलाई 1969, ये जो डेट है, इस डेट को क्या किया गया था, हमारे देश के 14 बड़े बैंकों का, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए इससे पहले क्या था, 19 जुलाई 1969 से पहले हमारे जो गांव में आपको बैंक देखने को नहीं मिलते थे, एकदम शहरों में ही केवल जनरली बैंक देखने को मिलते थे। लेकिन जब 19 जुलाई 1969 के बाद जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो गांव में भी बैंक जो है पहुंच गए, आम आदमी को भी बैंक की सुविधाएं मिलने लगी, ठीक है। तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1980 में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो अलग से मुझे याद था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये छठवां प्रश्न का टोटल एक्सप्लेनेशन था। ये भारत के आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, कमेंट करके कोई भी बताएगा, ठीक है। चलो लास्ट में मैं बता दूंगा कि इसका आखिर गवर्नर कौन था। 7वां प्रश्न अब देख लेते हैं आज का। 7वां प्रश्न है फिर से हमारा बैंकिंग वाला जो है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वहां से क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करें।
ठीक है। इसमें मैंने 4 महत्वपूर्ण धाराओं को लिया है, ठीक है। और ये चारों धारा से संबंधित जो विषय है उसको मैंने इधर लिखा है। इसमें से एक बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो मैं बताता हूँ। पीछे भी मैं एक धारा 20 के बारे में बताया था, उसको भी आप नोट करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा था वो, ठीक है। यहाँ पे धारा संख्या 20, आरबीआई द्वारा बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना। धारा संख्या 23, आरबीआई के पूर्व अनुज्ञा के बिना बैंककारी कंपनी नए कारोबार न खोलेंगे, ठीक है, मतलब नहीं खोल सकते, क्वेश्चन ये। धारा 35 क, आरबीआई के निर्देश देने की शक्ति। और धारा 56, उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन, ठीक है। अब बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो अब ध्यान से इस सबको नोट डाउन भी करते चलिएगा। धारा 22 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने का काम करेगा। सहकारी बैंक हो गया या फिर जो बैंकिंग कंपनीज है, उस सबको लाइसेंस प्रदान करने का काम किसको शक्ति दी गई है? आरबीआई को दिया गया। ये धारा 22 के अंतर्गत कहा गया है। आरबीआई विभिन्न शर्तों के अनुरूप उनको लाइसेंस प्रदान करने का कार्य करता है। तो पहला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, धारा संख्या 23, आरबीआई के पूर्व अनुज्ञा के बिना बैंककारी कंपनी नए कारोबार न ही खोलेगी। देखिए, ये भी बिल्कुल सही है। इस एक्ट का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है, उसका धारा संख्या 23 के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि बिना आरबीआई के पूर्व आज्ञा के बिना या परमिशन के बिना कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है किसी भी तरह का नया कारोबार नहीं खोलेगा। ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा वाला कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प है धारा 35 का, आरबीआई के निर्देश देने की शक्ति, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आरबीआई कैसा डायरेक्टर मतलब कैसा डायरेक्शन देता है, क्या नए नियम बना सकते हैं, ये सब जो है आरबीआई के पास ये शक्ति है। तो आरबीआई के पास निर्देश देने की शक्तियां हैं धारा 35 क के अनुसार। ये जो चौथा विकल्प है डी, ये वाला ही हमारा असुमेलित है। धारा 56, उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन से संबंधित नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन से संबंधित जो है ये धारा संख्या 38 है। इसको नोट करके लिखिएगा। धारा संख्या 38 में कहा गया है, मतलब जो उच्च न्यायालय द्वारा है वो बैंकिंग कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है। मान लो कोई बैंक है, ठीक है, कोई बैंकिंग कंपनी है, उसके ऊपर जो भी ऋण है वो ऋण चुका ही नहीं पा रहा है, ऋण को चुकाने में असमर्थ है, तब क्या कर सकता है? जो हमारा जो आरबीआई है उच्च न्यायालय के द्वारा, या फिर ये कह लीजिए कि उच्च न्यायालय जो है उस बैंक को, उस बैंककारी कंपनी को परिसमापन कर सकता है धारा 38 के अनुसार। वहीं जो धारा 56 है ये क्या कहता है कि जो अधिनियम है, ये जो अधिनियम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये अधिनियम सहकारी बैंकों के ऊपर भी लागू होगा, ठीक है। यह अधिनियम सहकारी बैंकों पर लागू होना, ठीक है, ठीक है। अधिनियम का सहकारी बैंकों के ऊपर लागू होना किसमें कहा जाता है? धारा 55। देखिए, जब ये बैंकिंग वाला जहाँ पे था, क्या बोलते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वहीं पे ब्रैकेट में लिखा गया है अध्याय 5 या फिर पार्ट 5 करके लिखा गया है। वो अध्याय 5 के अंतर्गत जो पहला धारा है वो धारा संख्या 56 ही है, और इसी में कहा गया है कि ये अधिनियम जो है सहकारी बैंकों के ऊपर भी लागू होगा। तो ये था पूरा 7वां प्रश्न के अंदर हमने यहाँ पे 5-6 महत्वपूर्ण धारा को देखा, और एक पहले भी हमने देख चुका है। चलिए 8वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 8वां प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग से रिलेटेड फुल फॉर्म से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित पूर्ण रूप नहीं है? कौन सही तरीके से फुल फॉर्म नहीं लिखा गया है? आरटीजीएस, एनईएफटी, सीएफएमएस और आईएफएससी। इसमें से 2 तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आप 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, परंतु मेरा मकसद बताने का इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के फुल फॉर्म के रूप में, एग्जाम में पूछा, कॉमन है और इम्पोर्टेंट है। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, सीएफएमएस, कंज्यूमर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम,
IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसमें से बी और डी तो बिल्कुल सही ही है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि NEFT और IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है। अब ये और इसमें आपको एलिमिनेट करना है। तो जो पहला विकल्प है RTGS, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ये वाला भी सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही मैं सही कर दिया, बच गया क्या ऑप्शन नंबर सी CFMS, ये जो है सही रूप से पूर्ण रूप नहीं लिखा गया। कंज्यूमर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की जगह आप इस कंज्यूमर को काट के लिख दीजिएगा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव ये होगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है किसका, CFMS का। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो ये कमेंट करके बता सकता है कि जैसे जब हमारा बैंक का पासबुक होता है उसमें IFSC नंबर होता है, एक होता है MICR नंबर, देखिए तो होता है क्या MICR नंबर, क्या MICR का कोई फुल फॉर्म बताया गया, कमेंट करके को बताए कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है नाबार्ड बैंक के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करके लिखिएगा। नाबार्ड बैंक के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी स्थापना शिवरामन कमेटी के सुझाव पर किया गया था। दूसरा, इसे भारत सरकार द्वारा 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था स्थापना। बताना है क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, फिर उपरोक्त में से कोई सा नहीं। बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे जो मैं यहाँ पे फैक्ट और जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको उसको ध्यान से देखना है। क्या, देखिए जो नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड का पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए कि नाबार्ड बैंक क्या होता है, ठीक है। नाबार्ड बैंक को हिंदी में कहते हैं क्या, कोई कमेंट करके बताए कि नाबार्ड बैंक का फुल फॉर्म क्या है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं लिख देता हूं, नेशनल बैंक फॉर, नेशनल में ये NA जो है ये इसका हो गया, ठीक है, B से हो गया बैंक, ये वाला नेशनल बैंक फॉर, स्मॉल में लिखा हूँ मतलब इसका कुछ एक्रोनिम यूज नहीं किया गया। नेशनल बैंक फॉर, फिर ये जो A है उससे हो जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, फिर हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, R से हो गया रूरल और D से हो जाएगा डेवलपमेंट। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। सुन के आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, जो नाबार्ड बैंक है इसकी स्थापना शिवरामन कमेटी से हुआ था 1979 में, ठीक है, 1979 में शिवरामन कमेटी बनाया गया था और इसी के सुझाव पर 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था, ठीक है। एग्जैक्ट स्थापना का डेट आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कब, तो 12 जुलाई 1982, ठीक है, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है वर्तमान में, मुंबई में, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है नाबार्ड बैंक का, मुंबई के अंदर है, ठीक है। अच्छा, कोई ये कमेंट करके बताए कि जो नाबार्ड बैंक है इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन है, ठीक है, कमेंट करके कोई बताएं कि वर्तमान में इसका चेयरमैन कौन है, ठीक है। अब देखिए ये जो नाबार्ड बैंक है इसमें भारत सरकार का 99% हिस्सेदारी है, याद रखिएगा, भारत सरकार का 99% इसमें क्या है, हिस्सेदारी है। एक चीज़ और याद रखिए, क्योंकि ये करंट का पार्ट है तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो नाबार्ड बैंक है, ठीक है, ये जो नाबार्ड बैंक है इसने एक कार्यक्रम चालू किया था जिसका नाम था JIVA, JIVA, ठीक है। ये क्या का था, कृषि
पारिस्थितिकी पर आधारित एक कार्यक्रम है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, कृषि पारिस्थितिकी पर आधारित एक कार्यक्रम है जो कि कृषक समुदाय को प्राकृतिक कृषि की ओर ले जाता है। ये जो जीवा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत लिख लीजिएगा 9 फरवरी 2022 को किया गया था। तो ये बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लगा कि एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये जो नाबार्ड बैंक है, इसका चेयरमैन मैं बता देता हूँ। इनका जो चेयरमैन है उसका नाम है श्री साजी, ठीक है, लिख लीजिएगा श्री साजी केवी। ये है अभी नाबार्ड बैंक का चेयरमैन, ये नोट करके लिखिएगा। तो ये था हमारा टोटल नाबार्ड बैंक के बारे में जानकारी। तो ये सब को आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ और भी अगर आपको पता है या फिर कहीं से मिले तो आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, परंतु ये क्योंकि स्पेशली टॉपिक में दिया है नाबार्ड का, तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि असुमेलित विकल्प कौन सा है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, तो नोट करते चलिएगा। असुमेलित विकल्प का चयन करना है। इसमें से 1-2 के बारे में तो मैं पहले बता चुका। सिडबी 2 अप्रैल, मतलब इधर जो है स्थापना का ईयर दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। सिडबी 2 अप्रैल 1990, नाबार्ड 12 जुलाई 1982, सेबी 30 जनवरी 1992 और आरबीआई 1 अप्रैल 1935। कौन सा जो है असुमेलित है हमको बताना है, जो कि सही तरीके से सुमेलित नहीं है अपने स्थापना डेट से। तो देखिए जो सिडबी है, ठीक है, सिडबी इसका स्थापना जो है, जो ये सिडबी है इसका, अभी मैं सबके बारे में बारी बारी से बताऊंगा। तो सिडबी का स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नाबार्ड का मैंने अभी बता दिया था थोड़े देर पहले, इससे पहले क्वेश्चन में, कि इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी के सुझाव पर किया गया था, बिल्कुल सही है। आरबीआई का मैं पहले बता चुका कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को, तो मैं पहले बता चुका। तो यहाँ से आप समझ में कि ये वाला जो है ऑप्शन नंबर सी, सेबी का, वो 30 जनवरी 1992 को स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी मैं पहले सेबी के बारे में ही बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं सेबी। ठीक है, सेबी का जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, 30 जनवरी 1992 को नहीं, 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। ठीक है, याद रहेगा, सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को किया गया था। तो ये 30 जनवरी 1992 जो है, मैं ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, ये 30 जनवरी 1992 जो है ये सेबी से ही रिलेटेड है। 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट के तहत या फिर सेबी अधिनियम के तहत इस सेबी को वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। याद रखिएगा, ऐसे लिखिएगा, 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम के तहत वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। अच्छा, ये सेबी कह रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म हो गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। लिख लीजिएगा हिंदी में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है सेबी का। अब ये सेबी करता क्या है, देखिए इस सेबी का बहुत सारे काम है, जैसे कि जो स्टॉक मार्केट वगैरह हमारे देश में होता है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट हो, जिसमें हमारा सबसे फेमस है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेबी ही करता है। याद रखिएगा, ये सेबी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सेबी का मेन 2 ही ऐसे स्टॉक मार्केट है, बीएसई और एनएसई, जिसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सेबी के बारे में इतना पर्याप्त है। सेबी का वर्तमान में चेयरमैन कौन है, आप कोई कमेंट करके बताएंगे। ये सब आपका इसका चेयरमैन खोज के आप लिख लेना कि कौन है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो सेबी है इसका चेयरमैन है, जिनका नाम है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच, ये जो है क्या है, सेबी के
वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है, नाबार्ड का तो हमने देख ही लिया था, श्री शाहजी केवी करके था। ठीक है, याद रखिएगा। सेबी का हमने हो गया। अब सिडबी का थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी हमने आरबीआई के बारे में और नाबार्ड के बारे में पीछे देख लिया, सिडबी के बारे में हम जान लेते हैं केवल। ठीक है, पहली बात तो ये जो सिडबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो लिखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल, एस से स्मॉल, आई से इंडस्ट्रियल, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, डी से डेवलपमेंट। ठीक है, लिख लीजिएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। इसके बाद है बी, सो बी से हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। ये सिडबी का फुल फॉर्म होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिडबी का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहते हैं जो भी होता है, इसको देख लीजिएगा, मैं हिंदी नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, ये इसका जो हेड क्वार्टर है सिडबी का। अच्छा, सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेड क्वार्टर शायद मैं नहीं बताया, तो सेबी का हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में है। ये सिडबी है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो हमको मिलेगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिडबी का हेड क्वार्टर मिलेगा। इसका जो उद्देश्य क्या है कि उद्योगों को पुनर्वित्त सुविधाएं और अल्पकालीन ऋण प्रदान करना। कि जैसे कोई मान लो उद्योग है, वो डूबने की स्थिति है, तो उसको फिर से वित्तीय सहायता करके उसको ऊपर उठाना, अल्पकालीन ऋण प्रदान करना। जैसे जो एमएसएमई होते हैं, ठीक है, एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग वाले जो क्षेत्र वाले जो होते हैं, जो उद्योग होते हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ताकि वो जो अपना कार्य को सुगम तरीके से कर सकें, तो ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो सिडबी है इसका चेयरमैन कौन है बताइए? जो सिडबी है उसका चेयरमैन कौन है? तो ये भी नोट करके लिखिएगा, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके जो चेयरमैन है वो है शिव सुब्रमण्यन। ठीक है, शिव सुब्रमण्यन रमन। ठीक है, ये जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा हमने, जो कि बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ मैंने एक क्वेश्चन और पीछे छोड़ा था कि जो आरबीआई है, ठीक है, उसके जो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबोर्न स्मिथ जो हैं वो पहले गवर्नर थे आरबीआई के। तो इस प्रकार आज हमने बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखा, जिसमें 10 हमने महत्वपूर्ण बैंकिंग से क्वेश्चन देखा, जिसके अंतर्गत हमने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी देखा, फिर बैंक्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखा, जिसमें हमने सिडबी, नाबार्ड, सेबी, आरबीआई, ये सब के बारे में देखा। तो ये पूरा का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो ये बैंकिंग वाला जो पार्ट है उससे हमेशा यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस को आपके लिए इंक्लूड किया है। तो पूरे को आप नोट डाउन करते चलें ताकि एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करें। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।